हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। यस, प्लीज कंफर्म क्विकली। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक को। सो दिस इज इन कॉन्टिन्यूशन। तो हम इस क्लास में पीपीबी पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है वेयर बाई origin of funds generated from criminal activities like drug trafficking, gun smuggling, corruption, etc. It is concealed and these funds are infused in financial system appearing as if these originated from legitimate sources. तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो ओरिजिन ऑफ फंड्स है, जहां फंड्स ओरिजिनेट हुए, जहां फंड जनरेट हुए, वो फंड्स आमतौर के ऊपर इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के फंड्स होते हैं। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के हो सकते हैं, गन्स स्मगलिंग के हो सकते हैं, करप्शन के पैसे हो सकते हैं। इनको कंसील किया जाता है, इनको छुपाया जाता है और इन फंड्स को फिर इन्फ्यूज़ किया जाता है, डाल दिया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में। और इनको इस प्रकार से डाला जाता है कि ये ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे इनका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो लीगल मीन्स से हुआ है, यानी कोई भी लॉफुल काम किया उससे ये फंड्स जनरेट हुए, इसीलिए ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर हैं। लेकिन एक्चुअली ये फंड्स किसके होते हैं? क्रिमिनल एक्टिविटीज से या अनलॉफुल एक्टिविटीज के फंड्स होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और ये फंड्स आमतौर के ऊपर डिप्लॉय किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं लीगल एक्टिविटीज़ में और लेजिटिमेट एसेट्स के अंदर। तो क्योंकि इन फंड्स को दिखाया जाता है कि ये लीगल एक्टिविटी से आए हैं, इसीलिए इनको जो यूज़ किया जाता है लीगल एक्टिविटीज़ के लिए या लीगल एसेट्स क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस है इसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनसे ये साइकिल बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल कंप्राइजेस 3 स्टेजेस। तो ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहली स्टेज है प्लेसमेंट। इन दिस स्टेज फंड्स फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम या इंडक्टेड इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये पहली स्टेज है जिसमें जो फंड्स क्रिमिनल एक्टिविटी से आया है उसे इंडक्ट किया जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। और इसको आमतौर के ऊपर कैसे किया जाएगा? So typically this is done through depositing the money in multiple bank accounts. So multiple बैंक अकाउंट्स में थोड़ा थोड़ा करके इस अमाउंट को डिपॉजिट करवाया जाएगा और फिर उसका लेयरिंग किया जाएगा। So layering स्टेज में these funds are passed through numerous financial transactions in these accounts. तो फिर इन फंड्स को डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे लेयर्स बन जाएंगी सेवरल फंड्स ट्रांसफर्स की, और इससे जो हाइड हो जाएंगे सोर्स ऑफ द फंड्स। तो ये फंड्स एक्चुअली कहाँ से आए थे, तो ये छुप जाएगा इन लेयर्स के कारण। तो ये है उसकी दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज है उसका इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फाइनल स्टेज। सो इंटीग्रेशन में क्या है? इट इज कलेक्टिंग द फंड्स लाइंग इन मल्टीपल अकाउंट्स। सो मल्टीपल अकाउंट्स में जो पैसा आ चुका है आफ्टर लेयरिंग, तो
उसको फिर डिप्लॉय किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन सम लीगल बिजनेस और सम लीगल एक्टिविटीज या फॉर परचेजिंग एसेट्स, एक लॉफुल मैनर के अंदर, लेजिटिमेट मैनर के अंदर। तो इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग का टोटल प्रोसेस है, टोटल साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला स्टेज प्लेसमेंट, सेकंड स्टेज लेयरिंग एंड थर्ड स्टेज इज इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस क्या होते हैं और इनके लिए पनिशमेंट क्या मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 PML एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका जो सेक्शन नंबर 3 है, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of a crime, including its concealment, possession, acquisition or use or projecting or claiming it as untainted property shall be guilty of offense of money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में किसको दोषी माना जाएगा? सो हु विल बी कंसिडर्ड टू बी हैविंग दैट ऑफेंस? Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is party or is actually involved any process or activity। तो कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में इंडल्ज करता है, या वो जानबूझ के असिस्ट करता है, या वो जानबूझ के एक पार्टी है, या वो एक्चुअली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और उसमें इन्वॉल्व क्या है? क्राइम की प्रोसीड्स, यानी जो पैसा है वो क्राइम के द्वारा बना हुआ है, इंक्लूडिंग कंसीलमेंट, उसको छुपाना, उसको अपने पास रखना, पोजेशन, उसको अक्वायर करना या उसको यूज करना, कि जैसे वो अनटेंटेड एसेट है, यानी वो लीगल मनी है, उसको ऐसे यूज करना एज इफ इट इज लीगल मनी। तो उस पर्सन को गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। तो इस तरह के पर्सन को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 all offenses under PML are to be deemed to be cognizable and non-bayable offenses। तो सेक्शन 45 के मुताबिक जितने भी ऑफेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस इज rigorous imprisonment which is not less than 3 years but it can go up to 7 years। तो ये 3 साल कम से कम और 7 साल ज़्यादा से ज़्यादा का rigorous imprisonment है और फाइन है। एंड फाइन का जो अमाउंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, उस ऑफेंस की, उस अपराध की गंभीरता कितनी है, तो फाइन का अमाउंट उसके मुताबिक है। तो ये था पनिशमेंट मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस का। और मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन आता है, तो ये सारा हमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन बनेगा। इन केसेस कनेक्टेड विद ऑफेंसेस अंडर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो अगर वो केस ड्रग्स के साथ रिलेटेड है तो नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत तो ये इम्प्रिजनमेंट 7 साल ना हो करके सो इट कैन गो अप टू 10 ईयर्स। नो की एलिमेंट्स ऑफ नो योर कस्टमर पॉलिसी। सो सभी बैंकों की KYC पॉलिसी होती है जिसको उन बैंकों का बोर्ड अप्रूव करता है। उस पॉलिसी के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसको लेकर के लगातार बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं
key requirements of KYC policy are: number 1, it is to be approved by board of director. इसको कौन अप्रूव करेगा? इसको बोर्ड अप्रूव करेगा, या एनी कमेटी ऑफ द बोर्ड, अगर बोर्ड ने वो पावर्स उस कमेटी को डेलीगेट की हो। तो ये पॉलिसी को या तो सीधा बोर्ड अप्रूव करेगा या बोर्ड की कोई कमेटी अप्रूव करेगी जिसको इस पॉलिसी को अप्रूव करने की पावर डेलीगेट की हो। इट शुड बी रिव्यूड रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। इसको रेगुलरली रिव्यू किया जाना है, कम से कम साल में एक बार। बिसाइड्स बेस्ड ऑन एनी इवेंट इम्पैक्टिंग इट। इसके अलावा अगर कोई इवेंट उसको इम्पैक्ट करती है तब भी उसको रिव्यू किया जाना है। तो ये इवेंट क्या हो सकते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं? चेंज इन PML, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई चेंजेस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स में कोई चेंजेस हैं, RBI की कोई रेगुलेशंस में चेंजेस आई हैं। तो जब भी वो चेंजेस आएंगी तो इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा, या बैंक ने किसी नए बिजनेस में एंटर होना है, या बैंक किसी नई जुरिस्डिक्शन में एंट्री लेता है, तो इन सभी केसेस के अंदर इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। यूजुअली प्रिंसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग KYC पॉलिसी अपडेटेड एंड रेलेवेंट। तो बैंक के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आमतौर के ऊपर किसकी रहती है? प्रिंसिपल ऑफिसर, जो अपॉइंट किया जाता है बाय द बैंक, एंड नॉर्मली दिस ऑफिसर इज इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप KYC पॉलिसी अपडेटेड एंड रेलेवेंट। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो की एलिमेंट्स हैं KYC पॉलिसी के, तो 4 की एलिमेंट्स हैं। तो ये 4 की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सो नंबर 1, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर को जब एक्सेप्ट करना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, उससे रिलेटेड पॉलिसी। देन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, ड्यू डिलीजेंस कैसे किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लिए जाएंगे, तो वो प्रोसीजर। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। इस पर्पस के लिए कस्टमर को डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया जाता है। एंड फाइनली मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो कस्टमर अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना, और मॉनिटरिंग के बेसिस के ऊपर उनका रिपोर्टिंग करना और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं KYC पॉलिसी को। तो चलिए अब अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। ऑब्लिगेशंस अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अंदर बैंकों के कई सारे ऑब्लिगेशंस हैं, कई सारे उत्तरदायित्व हैं। तो ये ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं? सो लेट अस सी दोज ऑब्लिगेशंस। PMLA Act lays down the following primary obligations for REs। REs होते हैं regulated entities, जिसमें बैंक भी इंक्लूडेड हैं। तो उनकी प्राइमरी ऑब्लिगेशंस PML एक्ट में क्या क्या हैं? फर्स्ट, टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ अ कस्टमर एंड देयर बेनिफिशियल ओनर्स बाय यूजिंग ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, और बेनिफिशियल ओनर कौन है उसके पीछे। बेनिफिशियल ओनर हम जो लीगल एंटिटीज होती हैं उनके केसेस में जो उनके ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, पार्टनर्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना। और उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं। और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में हमारे पास 6 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये 6 OVD कौन कौन से हैं? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो इन 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? इसमें आता है नंबर 1 पासपोर्ट, सेकंड ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड
इलेक्शन कमीशन का वोटर आई कार्ड, देन मनरेगा जॉब कार्ड, देन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एंट्री, एंड देन आधार। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। सम टाइम हम पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में ले लेते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। सो वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर आइडेंटिटी ऑन दिस बेसिस, इन डॉक्यूमेंट को लेकर के इसके बेसिस के ऊपर आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। कितने पीरियड के लिए? फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस, जो प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को फर्निश करना, इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस। तो ये रिकॉर्ड, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, 5 साल तक मेंटेन किए जाएंगे फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टमर के या बेनिफिशियल ओनर्स के, उनको भी मेंटेन करना। एंड अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ क्लाइंट्स, इन सभी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। और ये मेंटेन कितनी देर के लिए करना है? सो दीज आर टू बी मेंटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ रिलेशनशिप विच एवर इज लेटर। सो 5 साल तक इनको मेंटेन करना है। कब से? जब अकाउंट क्लोज हुआ या रिलेशनशिप खत्म हुई, विच एवर इज लेटर। तो ये ऑब्लिगेशंस हैं किन की? रेगुलेटेड एंटिटीज की, इंक्लूडिंग बैंक्स। तो फ्रेंड्स, अगले कॉन्सेप्ट में जाने से पहले दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो जेआईबी के अंदर मेमोरी कलेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम के लिए? फर्स्ट, अगर हमारे पास MCQs हों तो हमें पता चल जाता है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और उसके बेसिस के ऊपर जो हम रिवीजन करते हैं तो तब हम फोकस्ड हो जाते हैं। और फिर तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है, पुराने पेपर्स के में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होके पूछ लिए जाते हैं, और ये सब अवेलेबल रहते हैं हमारी वेबसाइट में या हमारी ऐप के अंदर 7 to 10 days बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डेट से 7 से लेके 10 दिन पहले ये आपको अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारी ऐप है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज़ करेंगे तो आप अपने स्कोर को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो लास्ट कंसेप्ट में हमने नोट किया था कि हमारी ऑब्लिगेशन है ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने की। सो वो ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं जिनको हमें रिपोर्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है और उनकी पीरियोडिसिटी क्या है। सो इसको हम केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को। Banks are required to furnish to FIU India, Financial Intelligence Unit India, reports pertaining to transactions of prescribed types and value at prescribed frequency. So ये रिपोर्टिंग किसको करनी है? FIU इंडिया को करनी है। समटाइम हम यहाँ पे रॉन्ग आंसर दे देते हैं कि ये रिपोर्टिंग RBI को करनी है। नो, दिस रिपोर्टिंग इज टू बी डन टू FIU इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। ये रिपोर्ट किन ट्रांजैक्शंस की करनी है? स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की। कब करनी है? स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहाँ पे 4 रिपोर्ट्स हैं जो सबमिट करनी है फॉर ईच कैलेंडर मंथ, और रिपोर्टिंग का जो मैक्सिमम टाइम है वो है 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कैलेंडर मंथ के खत्म होने के 15 दिनों के अंदर अंदर।
सो ये ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं? पहली है CTR, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। सो इसमें हम रिपोर्ट करते हैं वो ट्रांजेक्शन जिनका वैल्यू 10 लाख और मोर और इक्विवेलेंट अमाउंट है। तो दिस इज 10 लाख और मोर और इक्विवेलेंट अमाउंट। या सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन ए मंथ है, तो यहाँ पे ये सिंगल ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे ये सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन ए मंथ उनका टोटल है जो इंटेग्रली कनेक्टेड हैं टू ईच अदर। तो इसमें हम डिपॉजिट्स को अलग से लेंगे और विड्रॉल्स के टोटल को अलग से लेंगे। तो अगर उनका टोटल 10 लाख या उससे ज़्यादा बनता है या इक्वलेंट अमाउंट बनता है, डिपॉजिट्स का अलग से, विड्रॉल्स का अलग से, तो उनकी रिपोर्टिंग हम करेंगे इस रिपोर्ट में। सेकेंड, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स। सो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स अगर उनकी वैल्यू 5 लाख या उससे ज़्यादा है, वेयर ईदर ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड्स इज इन इंडिया, तो क्रॉस बॉर्डर मीन्स दूसरे कंट्री में, तो दूसरे कंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जिनका वैल्यू मोर देन ₹5 लाख है या 5 लाख के इक्वलेंट अमाउंट है, तो उनको हम रिपोर्ट करेंगे अंडर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। तीसरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, तो यहाँ पे रिसीट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन ₹10 लाख और मोर और इक्विवेलेंट अमाउंट, उसको रिपोर्ट करेंगे। और काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट में ऑल काउंटरफीट करेंसी नोट्स जो रिसीव होंगे तो उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके अलावा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट होता है, जो संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनका रिपोर्ट हमने भेजना है विद इन 7 days फ्रॉम डेट इट इज कन्फर्म्ड कि यस ये तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। तो इन सभी ट्रांजैक्शन को हम रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। Implications of non-compliance of PML Act obligations। अगर PML Act की जो obligations हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन, रिपोर्टिंग करने की ऑब्लिगेशन, अगर उनका कंप्लायंस नहीं किया जाता तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी? बैंक्स फेस रिस्क ऑफ पेनल एक्शन बाय रिजर्व बैंक एंड डायरेक्टर FIU India for non-compliance with obligation cast on them under PML Act and PML rules. PMLA empowers the Director FIU to take any of the following punitive measures against a bank or any of its employees, managers or directors. तो नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल एक्शन कौन कौन ले सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ले सकता है, डायरेक्टर FIU इंडिया भी ले सकता है, और ये पावर उनको कहाँ पे मिली हैं? सो FIU के डायरेक्टर को ये पावर्स अवेलेबल हैं PML एक्ट के अंतर्गत, और वो क्या पनिशमेंट दे सकता है? ये पनिशमेंट बैंक को भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ से फाइन, ये एम्प्लॉइज़ को भी हो सकती है, ये जो मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनको भी हो सकती है। तो इसमें क्या क्या पनिशमेंट है? तो फर्स्ट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए रिटन वार्निंग, ये वार्निंग की फॉर्म में हो सकती है और ये वार्निंग रिटन वार्निंग होगा। और डायरेक्ट टू टेक स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर्स एंड सबमिट एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन दीज, तो इसमें डायरेक्शन दी जा सकती है कोई स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर कैरी आउट करने के लिए और उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। और एक्सट्रीम केसेस में देयर कैन बी मॉनेटरी पेनल्टी ऑल्सो, जिसमें कम से कम अमाउंट होगा 10,000 रुपीज़ का इस पेनल्टी का, एंड मैक्सिमम अमाउंट होगा 1 लाख का पर वायलेशन, हर एक वायलेशन के लिए। तो ये मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है जिसका वैल्यू मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ हो सकता है। ईच डिले ऑफ सबमिशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट और इन रेक्टिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रेकन्ड एज वन वायलेशन। तो वायलेशन हम किसको कहेंगे? इंफॉर्मेशन को डिले से सबमिट करना या
ट्रांजैक्शन करना या रिपोर्ट या रेक्टिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या उसकी रिपोर्टिंग, इन सभी को वायलेशन माना जाएगा और हर एक वायलेशन के लिए दिस इज अमाउंट ऑफ फाइन। सो आई होप वी हैव क्लैरिटी कि नॉन कंप्लायंस की इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं उनके अकाउंट्स को बैंक कैसे कंडक्ट करेंगे, उनके रूल्स क्या हैं और उनमें रेगुलेशंस क्या क्या हैं। सो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया, जो इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, सो इनके लिए हम ओपन करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स, NRO अकाउंट्स। तो ये आमतौर के ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं और ये अकाउंट्स हम कैसे ओपन करेंगे। सो इसके लिए हम ऑब्टेन करेंगे पासपोर्ट, और पासपोर्ट में देयर शुड बी वीज़ा विद इमिग्रेशन एंडोर्समेंट। तो दे बियर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस इन द होम कंट्री। इसमें दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए। सो आइडेंटिटी का प्रूफ, दैट इज़ द फोटोग्राफ, एंड एड्रेस इन द होम कंट्री, उस कंट्री जहां से वो स्टूडेंट आया है। फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ भी लिया जाएगा, एंड लेटर ऑफरिंग एडमिशन फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो यानी जो स्टूडेंट से हम डॉक्यूमेंट लेंगे तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे। पासपोर्ट होगा जिसमें आइडेंटिटी एंड एड्रेस दोनों ही होंगे, फोटोग्राफ लिया जाएगा और लेटर लिया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जो एडमिशन प्रोवाइड किया है। देन वी विल ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन अबाउट लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस का डिक्लेरेशन लिया जाएगा विद इन 30 days ऑफ ओपनिंग द अकाउंट एंड द एड्रेस वेरीफाइड। तो वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेगा लोकल एड्रेस का विद इन 30 days ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट, और उस एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा विद इन दिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉरेन रेमिटेंस नॉट एक्सीडिंग $1000 और इक्विवेलेंट कैन बी क्रेडिटेड। इस अकाउंट के अंदर इन 30 days के अंदर जो क्रेडिट किया जाएगा, सो दैट अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू $1000 या कोई और करेंसी का इक्विवेलेंट अमाउंट। और जो विड्रॉल किया जाएगा, और इसमें जो विड्रॉल किया जाएगा, सो दिस 50 रुपीज ये विड्रॉल का अमाउंट है। सो दिस 50,000 रुपीज इट रिलेट्स टू विड्रॉल फ्रॉम दैट अकाउंट। तो डिपॉजिट कितना होगा, $1000 या उसका इक्विवेलेंट कोई भी और करेंसी, लेकिन उसमें से विद इन दीज 30 days विड्रॉल कितनी परमिटेड होगी, दैट इज ₹50,000। Prior RBI approval is required to open accounts of student with पाकिस्तानी नेशनैलिटी। अगर ये स्टूडेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमें परमिशन लेनी होगी बिफोर वी ओपन दिस अकाउंट। तो ये वो सारे रूल्स हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिया में स्टडीज़ के लिए आते हैं, उनके अकाउंट्स को ओपन करने से रिलेटेड, उनमें ऑपरेशन से रिलेटेड। तो वंस ये एड्रेस वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मल NRO की तरह इसमें ट्रांजैक्शंस परमिट हो सकती हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस इन 30 days के अंदर ही हैं। उसके बाद जैसे ही ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है तो देन इट बिकम्स नॉर्मल NRO अकाउंट जिसमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।